Welcome everyone. This is the last chapter of physics to be explained. तो मैंने जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जैसे कि मोशन, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी बाकी है. मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले भी इसको मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो इतना अच्छा नहीं था. ओके, सो मैं फिर से इसको नए से बनाऊँगा बिकॉज जब मैंने इसको बनाया था, जो पिछला वाला वीडियो था, वो सिर्फ मैंने 2 या फिर 3 पार्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन उतना टॉप नॉच मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, तो अभी चैप्टर को शुरू करते हैं. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल रहा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में. मतलब मोशन के कुछ लॉज हैं, ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद इस चैप्टर का अंत होगा. ठीक है, अभी पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फोर्स. अभी फोर्स क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स तो हमने पढ़ा था कि ये पुश और पुल होता है जब हम छोटे थे, क्लास 4 या 5, 3 में भी आई गेस हमने पढ़ा था. आई गेस क्लास 8 में भी हमने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा. वहाँ पर भी हमने फोर्स का जो डेफिनेशन था वो क्या पढ़ा था हमने? फोर्स इज़ ए पुश और ए पुल. ठीक है, लेकिन जब हम क्लास 9 में भी पहुँच चुके हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है थोड़ा और भी हाई हो चुका है, इसी वजह से हम क्या करेंगे? हम फोर्स को जो है और भी अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे इसके डेफिनेशन को. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या था? ए पुश और पुल इज ए फोर्स. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये पुश या फिर एक पुल क्या करता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि भाई हमने फोर्स एक्सर्ट किया है, अप्लाई किया है, ठीक है ना. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई, आपने सही बोला कि ये पुल और ये पुश करता क्या है. ठीक है ना, ये क्या करता है एक चीज़ पर, एक ऑब्जेक्ट पर ये क्या इफेक्ट करता है जिससे कि ऑब्जेक्ट में हमने मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया ना, तो ऑब्जेक्ट पर ये क्या इफेक्ट करता है. मतलब हमने ऑब्जेक्ट को खींचा या फिर ऑब्जेक्ट को हमने धक्का मारा, तो इस पर ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें जब हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, तो फोर्स का डेफिनेशन अभी हम अच्छे से समझेंगे. व्हाट इज़ फोर्स? ए पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of an object is called force. तो देखो, फोर्स का डेफिनेशन क्या है? ए पुश और पुल, ये तो हमें पता है. धक्का देना या फिर खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हम कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया. अभी ये जो धक्का हमने दिया, धक्का और खींचने के बाद ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा या फिर चेंज करने का मतलब दिखावा करेगा. टेंड टू चेंज मतलब दिखावा करना, मतलब चेंज हुआ नहीं है, बस चेंज होने वाला था या फिर होने वाला है या फिर दिखावा हो रहा है ये. ठीक है, कि चेंज होगा लेकिन हुआ नहीं. ओके, और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या? अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से वो फोर्स अप्लाई करके क्या करेगा?
फोर्स अप्लाई करके वो उसको यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी मोशन में कन्वर्ट, मोशन में चेंज कर देगा इसको, स्टेट को, इसके स्टेट को। ठीक है, स्टेट मतलब अभी किस पोजीशन में ये है, ठीक है, किस तरीके से ये भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, क्या ये ग्राउंड में मूव कर रहा है या फिर ग्राउंड में एक जगह पर खड़ा है, ये सब कहेंगे हम स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट को जो कि एक रेस्ट में है अभी, मतलब वो खड़ा हुआ है या फिर किसी भी जगह पर रेस्ट पे, मतलब क्या उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो जब हम इसको फोर्स देंगे, अगर फोर्स देने के बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में सेट हो गया, सेट मतलब मोशन में, इसका जो मतलब वो रेस्ट में था, फिर वो बंदा या फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन में चला गया, मतलब मूव कर रहा है, अभी इसका पोजीशन अभी चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये फोर्स हमने एक्सर्ट किया है या फिर अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से यूनिफॉर्म मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या भाई, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड या फिर या फिर कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मान लीजिए इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड, एक कुछ भी कह सकते हो। अगर वेलोसिटी कहूँगा तो हमें कहना पड़ेगा ये वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैं अभी के लिए स्पीड ही बताता हूँ इसको। तो स्पीड जो है इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या कि ये यही स्पीड से ये चलता जा रहा है, ना इसमें कोई हमें डिक्रीज देखने को मिला स्पीड में, या फिर हमें कोई भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं देखने को मिला। मतलब अगर ये कोई फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट सरफेस है ये, तब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ तो ये ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी से इटर्निटी तक चलता ही रहेगा, अगर ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ तो, और जब तक इस ऑब्जेक्ट को कोई टच नहीं करेगा या फिर इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। आई होप कि मेरी बातें जो है आपको समझ में आ रही होगी। जब तक कि इस ऑब्जेक्ट पर हम किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मतलब फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, तब तक ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम रहेगा जितना वो पहले था, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा इस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अभी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब क्या, इसको कोई अपोज नहीं करेगा, इसके रिलेटिव मोशन को कोई अपोज नहीं करेगा, तो ये आराम से इसी स्पीड में चलता जाएगा। अगर फ्रिक्शन हुआ तब ये स्पीड घटकर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसे करते 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 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, अंत में रेस्ट में आ जाएगा एट द एंड, अगर फ्रिक्शन हुआ तो। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ मतलब क्या, रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये इसी स्पीड से चलता जाएगा। ओके, अभी बात करेंगे फोर्स एक्सर्ट करने के बाद क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग फोर्स अप्लाई करते हैं। अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर इसी तरफ हम फोर्स को अप्लाई करते हैं पीछे से, ठीक है, पीछे से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट। व्हाट इज एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इफ डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, मतलब इसके वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड में ही कह सकते हो ना, स्पीड कह सकते हो, स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा। चेंज मतलब क्या कि 10 मीटर पर सेकेंड था, ये बढ़कर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है वेलोसिटी में, चेंज डिफरेंट हुआ है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी डिफरेंट है, ये वेलोसिटी डिफरेंट है, दोनों में चेंज आया है। और ये कितने टाइम में आया है, सपोज मान लीजिए 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी इतना से इतना हो गया, और फिर स्पीड इतना से इतना हो गया, ठीक है, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब
वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर सिंपल भाषा से बोलूँ तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तभी इसको हम कहेंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है इसका ये बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज जिस तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस इज को डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट मतलब किस तरफ? अभी इस तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, इसका ऑपोजिट मतलब इस तरफ। इस तरफ अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा? तब ये फ्रिक्शन की तरह काम करेगा, जैसे फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पर काम करता है। अगर कोई रफ सरफेस या फिर नॉर्मल सरफेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, ठीक है, तब ये क्या करेगा? तब ये इस मोशन को, मतलब इस बॉक्स के मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अपोज मतलब क्या? रोकेगा। अपोज का मतलब ही क्या होता है? रोकना, खिलाफ जाना, खिलाफ। अपोज मतलब क्या? अगेंस्ट, अपोज एक ही बात है, खिलाफ जाना मतलब तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके खिलाफ ये एक्शन ले रहा है, मतलब तुमको उस तरफ जाने से ये रोक रहा है। यही क्या है? यही है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब यही काम है फ्रिक्शन फोर्स का, तुम्हें रोकने का काम है, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, करने के बाद भी हमें एक्सेलरेशन ही देखने को मिला। लेकिन कौन सा वाला एक्सेलरेशन? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस तरफ जो हमने देखा था वो हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखा था। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं भाई? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा या फिर स्पीड इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी माइनस होगा, मतलब कमेगा, डिक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको कहते हैं हम रिटार्डेशन, या फिर कभी कभी इसको कहते हैं डिसेलरेशन। ओके ओके, तो क्या हुआ अभी हो रहा है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है अभी यहाँ से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 हुआ मान लीजिए, तो 10 बड़ा होगा और फाइनल वेलोसिटी 5 होगा, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी। टाइम मान लीजिए 2 है, अच्छा 2 नहीं 3 है, 3 सेकेंड्स। तो अच्छा 3 नहीं 5 सेकेंड्स मान लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 5। देखो बड़ा साइन किसका है? 10 का, मतलब क्या होगा? -5/5, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? इसका एक्सेलरेशन है। और ये किस डायरेक्शन में है? माइनस है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो फिजिक्स के जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको माइनस देखने को मिलता है वैल्यू, तो समझ जाना है कि वो जो वैल्यू है, मतलब वो जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी के सारी क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर माइनस साइन आपको देखा तो माइनस साइन मतलब क्या है? कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से कम हो रहा है। सॉरी, एक्सेलरेशन मतलब 1 मीटर पर सेकेंड करके पर सेकेंड ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड करके डिक्रीज हो रहा है। तो 1 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसके 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसके 1 सेकंड बाद 7 मीटर पर सेकंड होएगा। ऐसे करते करते एक टाइम पर ये 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है उसको वो मोशन में चेंज कर देता है, उसके स्टेट को। यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक्सेलरेट हो सकता है। अगर फोर्स हम देते रहते हैं तो एक्सेलरेट मोशन, अगर फोर्स देना बंद कर देते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको याद रखना है।
क्या बोला मैंने अभी? जब तक हम फोर्स दे रहे हैं तब तक ऑब्जेक्ट एक्सिलरेशन में रहेगा या फिर एक्सिलरेटेड मोशन में रहेगा, लेकिन जब हमने फोर्स देना बंद कर दिया तब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो। इफ फ्रिक्शन एब्सेंट, इफ एफ मीन्स फ्रिक्शन एब्सेंट, मतलब स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये हो जाएगा रिटार्डेड मोशन। मतलब क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता रहेगा फिर से, ठीक है। अच्छा, तो क्या देखा हमने? फोर्स क्या है? एक धक्का देना या फिर खींचना, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज होकर मोशन में चेंज हो जाता है, और जो यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाता है रेस्ट में चेंज हो जाता है, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन में चेंज हो जाता है, और फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन में समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, अगर मान लीजिए एक क्रिकेटर, यह है क्रिकेट का बैट, लाइक दिस, ओके। तो ये है क्रिकेट का बैट, ठीक है। तो क्या किया क्रिकेटर, मतलब बॉलर जो है, बॉल करने से पहले वो क्या सोचा कि भाई चलो बॉल को स्विंग करवाया जाए, ठीक है। बॉल को स्विंग करवाया जाए। स्विंग मतलब क्या होता है? हवा में ये टर्न होता है। टर्न मतलब क्या? इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, हवा में ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम स्विंग। और टप्पा खाकर, ड्रॉप होकर, अगर बॉल ड्रॉप होकर ऐसे चेंज होता है इसका डायरेक्शन, तब इसे हम कहते हैं सीम, ओके। तो देखो अभी बॉल अगर स्विंग होता है मतलब क्या? इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो बॉल को जाना चाहिए था, ये बॉल है, बॉल को जाना चाहिए था सीधा, बिकॉज हमने इसको सीधा रिलीज़ किया था। अच्छा, बॉलर ने सीधा रिलीज़ किया था, लेकिन ये हवा में ऐसे स्विंग हो गया, मतलब क्या? ये राइट की डायरेक्शन में चला गया, या फिर मान लीजिए लेफ्ट के डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। इन स्विंग हुआ या फिर आउट स्विंग हुआ, अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो, ठीक है। तो अभी अम, अभी अगर ये बॉल स्विंग हो रहा है तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये बॉल किस वजह से स्विंग हो रहा है? हवा के वजह से या हमारे वजह से, मतलब बॉलर की वजह से? इसमें आंसर होगा दोनों की वजह से। क्यों? क्योंकि बॉलर ने क्या किया? बॉलर ने अपने फिंगर से, जो ठीक फिंगर जो है ना अपना, ऐसे करके फिंगर, इससे क्या किया? अपना एक ग्रिप सेट किया, करने के बाद बॉल को रिलीज़ किया, और करने टाइम उसने अपने फिंगर्स का यूज़ करके बॉल को स्विंग करवा दिया, ओके। स्विंग करवा दिया फिंगर्स का यूज़ करके, और रिस्ट और फिंगर का यूज़ करके, ठीक है। सिर्फ फिंगर बोलूँगा तो गलत होगा, रिस्ट और फिंगर का मतलब दोनों का ही एकदम प्रोपोर्शनेट यूज़ करके, ठीक है। तो बॉल स्विंग हुआ, होने के बाद क्या हुआ? होने के बाद जो हवा है, हवा, एयर, वो भी क्या करेगा? एयर रेजिस्टेंस नाम का एक चीज़ है, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस नाम का एक चीज़ है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट खेल में जो लेदर के बॉल होते हैं, टेस्ट मैच हो गया, टेस्ट मैच में अगर आपको देखा होगा कि बहुत सारे मतलब प्लेयर्स क्या करते हैं कि बॉल को रब करते रहते हैं, ठीक है। क्रिकेट का जो बॉल है वो रब करते रहते हैं, मतलब एक सरफेस को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये बॉल है, ये सीम है, ऐसे करके सीम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी एक साइड को, मे बी दिस साइड और दिस साइड, किसी एक साइड को वो शाइनी बना देते हैं, शाइनी, ठीक है। मान लीजिए ये वाला साइड जो है ये शाइनी हो गया है। शाइनी का मतलब क्या है? शाइनी का मतलब है स्मूथ हो गया सरफेस, ठीक है, स्मूथ हो गया सर। अच्छा, क्लास 8 के चैप्टर में, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट किसी एक स्मूथ सरफेस पर गिरता है तो वो मतलब जिस मीडियम से आता है और सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, वही एंगल से वो क्या करता है? फिर से बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। अगर ये स्मूथ सरफेस हुआ तो, ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो। और अगर ये स्मूथ सरफेस ना हो
तो जो लाइट के जो रे है या फिर बीम है, अगर ऐसा सरफेस हो तो गिरते तो ऐसे हैं, पहले एकदम पैरेलल गिरते हैं, लेकिन जाता एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा जाता है। ठीक है, मतलब कोई डायरेक्शन, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा वाला रे कहाँ पर जाएगा बाउंस बैक होने के बाद, अगर ये रफ सरफेस हुआ तो। ठीक है ना। वैसे ही जो शाइनी सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, और हवा जो है इसको मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा इसमें अपोज नहीं कर पाता। क्यों? अरे भाई, बिकॉज फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा काम करता है, रफ सरफेस पर। अगर स्मूथ हुआ सरफेस तो फ्रिक्शन काम करेगा, मतलब एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग, कुछ भी कह लो, काम करेगा। इतना ज़्यादा नहीं करेगा, करेगा लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा बॉल पर। ठीक है, तो बॉल पर जो हवा लगेगा ना, हवा ऐसे करके हवा, ये स्मूथ वाले सरफेस पर बिना किसी इम्पैक्ट के पास थ्रू हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब बॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब क्या करेगा, बॉल को टर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन अगर, मतलब क्योंकि जगह स्मूथ है, एकदम शाइनी बना दिया इस सरफेस को। लेकिन अगर ये वाला सरफेस है, ये तो रफ है, ये है रफ सरफेस ऐसे। ठीक है, ये है रफ सरफेस। तो रफ वाले सरफेस में क्या होगा, ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, हील्स एंड ग्रुप्स होंगे, है ना। ठीक है, हील्स एंड ग्रुप्स होंगे मतलब क्या, रफ सरफेस है। रफ सरफेस में क्या लगेगा, एयर फ्रिक्शन। ठीक है, ज़्यादा लगेगा क्योंकि रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में भी लगता है लेकिन बहुत कम लगता है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब रफ सरफेस से लगेगा तब ये क्या करेगा, बॉल को इस डायरेक्शन में टर्न कर देगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, द बॉल विल बी टर्न इन दैट डायरेक्शन, मैं दिखाया एरो से देख सकते हो। इस डायरेक्शन में टर्न होगा। ठीक है, टर्न होने के बाद बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज बॉल जो है ये इस डायरेक्शन में टर्न हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो बॉल क्या होगा, बॉल टिल्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, बॉल ऐसे डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में रफ सरफेस है ना, तो हवा इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहा है, तो बॉल इस तरफ जाएगा टिल्ट होकर। टिल्ट होने के बाद बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा बॉल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया है। किस वजह से, फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स, एयर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंट है इसका असली कारण, जिससे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हमें देखने को मिला उस ऑब्जेक्ट मतलब क्रिकेट बॉल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स कैसा होता है और फोर्स किसे कहते हैं हम। ठीक है, सो नाउ देयर आर some effects that force produces in on an object। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पर ये प्रोड्यूस करता है। तो क्या 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 चेंजेस है देख लेते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 1, पहला इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट है, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट of an object। Number 2, it changes the state of uniform motion of an object। Also, it changes the speed of an object। Number 4, it changes the direction of motion of an object। It changes
the shape and size of an object। ठीक है, तो देखो क्या क्या इफ़ेक्ट एक फोर्स क्रिएट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है एक ऑब्जेक्ट पर। पहला कि ये उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देता है, मतलब उस ये जो ऑब्जेक्ट है ना रेस्ट पर है ना, तो इसको रेस्ट से मोशन में इसको सेट कर देता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। फिर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में बदल सकता है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन में बदल सकता है। ठीक है, नाउ इट चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ये इंक्रीज़ कर सकता है या फिर डिक्रीज़ कर सकता है, मतलब इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वाला इसके साथ सिमिलर ही है। स्पीड मतलब क्या, यूनिफॉर्म अगर स्पीड हुआ तो इसको एक्सेलरेटेड स्पीड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर एक्सेलरेटेड में हुआ, सॉरी एक्सेलरेट नहीं, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड को ये रिटार्डेड मोशन में या फिर रिटार्डेड वेलोसिटी सॉरी रिटार्डेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एनीवन इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मैंने बोला था क्रिकेट बॉल का कैसे डायरेक्शन चेंज होता है हवा की वजह से। ठीक है, इसके बाद इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि बेलून का, अगर हम बेलून पर दोनों अपने हाथों से दोनों साइड से इसको प्रेस करते हैं तो बेलून जो है वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर तो फट भी जाता है कभी कभी, अगर इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज बेलून के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जब भी हम इसको सरफेस एरिया को कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस करता है या फिर क्रिएट करता है। ठीक है, अभी इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल मैं आपको ऑरली बताता हूँ, लिखता नहीं हूँ। और जैसे कि फुटबॉल जो है, अगर पेनल्टी के वक्त देख सकते हो फुटबॉल को रखा जाता है ग्राउंड पर। ठीक है, और इसमें गोल पोस्ट होता है यहाँ पर, गोल कीपर खड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बॉल यहाँ पर होता है और गोल कीपर यहाँ पर। तो जो पेनल्टी टेकर है, ठीक है, वो आता है और बॉल को किक करता है और बॉल मूव करने लगता है। ठीक है, मतलब क्या किया उसने अपने पैरों से बॉल पर फोर्स एग्जर्ट किया है अपने पैरों से। एग्जर्ट करने के बाद क्या हुआ, बॉल मूव करा। पहले तो ये रेस्ट में था, इसको फोर्स एग्जर्ट देने के बाद तो मूव हुआ ये। ठीक है ना, फिर इट चेंजेस द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि जब भी एक प्लेयर कैच पकड़ता है एक मूविंग क्रिकेट बॉल को, जैसे कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्रिकेट बॉल को कैच पकड़ते हैं ना, तो वो उस ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देता है। कैसे, क्योंकि वो हवा में था बॉल, तो हवा में बॉल का क्या है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक्सेलरेट भी हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा है टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे। ठीक है ना, तो एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ही है। तो जब प्लेयर ने कैच पकड़ा तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो क्रिकेट बॉल है उसके हाथ में आ गया, मतलब उसका मोशन जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, रेस्ट पर, चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद इट चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये होता है जैसे कि फुटबॉल कोई मान लो फुटबॉल मूव कर रहा है। ठीक है ना, फुटबॉल अभी आप इसको कैरी करके गोल पोस्ट की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, तो बॉल जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर आपने क्या किया, गोल कीपर के सामने, तो आपने क्या किया, एक चीप शॉट मार सकते हो या फिर फाइनीज मार सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा शॉट आपको कंफर्टेबल लगेगा उस सिचुएशन में। तो आप फुटबॉल ऑलरेडी मूव कर रहा है, क्या किया आपने, बस आपने उसको और भी थोड़ा सा हल्का सा फोर्स दे दिया, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया या फिर स्पीड चेंज हो गया। ठीक है, पहले जितना उसका वेलोसिटी था, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा बढ़ के 6 मीटर पर सेकेंड हुआ या फिर 7 मीटर पर सेकेंड, एनीथिंग। ओके, या फिर ये घट भी सकता है। ठीक है, वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, अब ये घट कर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी हो सकता है अगर आप फुटबॉल को रोकते हो। ठीक है, जब आप एक फुटबॉल को रोकते हो तब ऐसा हो सकता है, तब इसका वेलोसिटी कम हो जाता है, या फिर रोकते नहीं हो, बस इसको थोड़ा सा इसके रिसीव करते हो, जैसे कह सकते हो रिसीव करना मतलब नॉट लाइक दैट कि पूरा बॉल को रोक लेना, बस उसको रिसीव करके स्पीड को डिक्रीज कर देना। ठीक है, वो मैं मीन करना चाह रहा हूँ। इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि क्रिकेटर्स जब भी बॉलर बॉल करता है, करने के बाद बैट्समैन जो होता है ना, वो क्रिकेट बैट से क्या होता है, शॉट मारता है क्रिकेट बॉल को,
तो बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में, बैट में बॉल लगा, लगने के बाद बॉल क्या चला गया, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मतलब क्या, बॉल का डायरेक्शन जो था ऐसे था, वो चेंज हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ भी डायरेक्शन में जा सकता है ये, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। फिर चेंजेस द शेप एंड साइज, जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। इस ये पहले कैसे होता है, ये पहले इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। हमने इसको खींचा दोनों तरफ से, खींचने के बाद ये क्या हो गया, खींचने के बाद ये ऐसे हो गया। मतलब क्या, इसका शेप एंड साइज में क्या है, डिफरेंट, मतलब चेंज आया। तो इसको भी हमने कैसे किया, फोर्स एक्सर्ट करके, हमने दोनों हाथों से फोर्स एक्सर्ट किया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। So this is the effects of force on an object. Now there are two types of force: balanced force and unbalanced force. Now what are these? Let us discuss. पहला, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे? When the forces acting on a body cancel out each other's, sorry, cancel out the effects of each other in such a way that the resultant force is zero. Then these forces are said to be balanced. तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, समझाता हूँ। तो जितने भी फोर्स हैं, एक से ज़्यादा फोर्स जो है एक बॉडी पर अगर एक्ट कर रहे हैं, और वही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तब हम कहेंगे। अच्छा, इसके बाद ये दोनों, मतलब ये जो जितने भी फोर्सेस हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे कैंसिल कर रहे हैं कि जो रेजल्टेंट फोर्स है ना वो ज़ीरो हो गया है। तब हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज सेट टू बी बैलेंस। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है अभी एक ग्राउंड पर, ये रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट में है ये एक ग्राउंड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको खींच रहा है कौन, इसको खींच रहा है ग्रेविटी, मीन्स इसका वेट, विच इज इक्वल टू वेट। ओके, ग्रेविटी इक्वल टू इट्स वेट। लेकिन ये ज़मीन के अंदर यू कैन से धंस नहीं रहा, ठीक है ना, ये ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो इसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ढकेल रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस से सोचो, अगर ग्रेविटी का पावर ज़्यादा हुआ तो हम नीचे चले जाते, मतलब धंस जाते ज़मीन में, ठीक है ना, लेकिन हम धंस नहीं रहे। और अगर ऊपर का फोर्स ज़्यादा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो हम क्या होते हैं, ज़मीन से ऊपर हो जाते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर हम चले जाते हैं, उड़ जाते हैं हम, अगर ज़्यादा फोर्स हुआ, ठीक है ना। तो दोनों का ही फोर्स जो है वो क्या है, इक्वल है। इसीलिए ना हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे धंस रहे हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, सो F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2,
ओके, ये मैंने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज न्यूटन के जो थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें लिखा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब क्या बोला था मैंने, माइनस साइन रहेगा, माइनस रिएक्शन। ठीक है, सो एवरी एक्शन हैज़ एन, ये एक्शन है, ग्रेविटी इसको इस तरफ एक्शन दे रही है, इसको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी के मतलब इसी वैल्यू, इसी एक्शन के वैल्यू के बराबर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस हुआ है। ठीक है, अच्छा समझ गए हो, वेरी नाइस। अब क्या बोला है, इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। अच्छा देखो, अभी क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको अपने दोस्त के साथ करना है। क्या करना है, एक बक्सा लेना है आपको, एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है, अच्छा हैवी नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेना है। लेने के बाद क्या करना है, आपको इस तरफ से धक्का मारना है और आपके दोस्त को बोलना है इस तरफ से धक्का मारने के लिए, मतलब दोनों ही तरफ से आप क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। तो अगर आपने नोटिस किया कि आप जो धक्का मार रहे हो तब भी ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं जा रहा है, और आपका दोस्त जो है जो धक्का मारा है इस तरफ, तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा है, तब आपको समझ जाना है कि आप दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो चुका है। मीन्स आप दोनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है और अंत में आपको शून्य मिल रहा है, मतलब आपका जो मेहनत है वो शून्य हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे अभी। मान लीजिए आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, आपके दोस्त ने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ जाएगा, सो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट जाएगा आपके तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज 6 न्यूटन से 5 न्यूटन माइनस करो तो 1 न्यूटन रहता है, तो 1 न्यूटन फोर्स से आगे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों में ही 5 न्यूटन फोर्स हो जाता है, मतलब आपका दोस्त का जो फोर्स हो रहा है, मतलब अपने दोस्त ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है ऑब्जेक्ट पर वो भी 5 न्यूटन, और आपने जितना फोर्स एक्सर्ट किया बॉक्स पर वो भी 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, एंड दिस इज द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, बस माइनस कर दो, और माइनस में अगर आपको ज़ीरो मिलता है तो समझ जाना ये बैलेंस फोर्स है, और अगर ज़ीरो नहीं मिलता है तो नॉन बैलेंस फोर्स है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना। सो बैलेंस फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे फोर्सेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और इस तरह कैंसिल आउट कर रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, अंत में जो फोर्स है वो मतलब नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो समझ जाना है कि ये फोर्सेस जो है ये बैलेंस फोर्स है। क्यों बैलेंस फोर्स है, क्योंकि दोनों का ही क्या है, पावर, या फिर कह सकते हो दोनों का ही वैल्यू सेम है, इसलिए बैलेंस फोर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल गिवन, when we push a wall, when we push a wall but it doesn't move at all, then balanced forces balanced forces are acting on the wall। तो जब भी हमें किसी एक वॉल को, एक दीवार को जब हम धक्का मारते हैं, तो हमने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि दीवार मूव नहीं करता है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप जिस फोर्स से दीवार को मूव करने की कोशिश कर रहे हो, वही फोर्स से फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दीवार क्या होता, मूव करता है नहीं, मूव करता ना अगर फ्रिक्शन नहीं होता। अच्छा आप छोड़ो कि ऊपर सीमेंट वीमेंट लगा है, छोड़ो आप, मान लीजिए कि ऐसे एक वॉल है, तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या ये रह पाता वॉल एक जगह पर, नहीं रह पाता, बिकॉज इंटरलॉकिंग ही नहीं होता। तो इंटरलॉकिंग नहीं होता तो ऑब्जेक्ट रहता कैसे, ठीक है ना। तो जिस फोर्स से आप इस वॉल को धक्का दे रहे थे वही फोर्स से फ्रिक्शन भी आपको अपोज कर रहा था, इसीलिए आप आपका फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स एक दूसरे को अपोज मतलब कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे के इफेक्ट को, और इसी तरह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और ये आपका जो फोर्स है, दोनों दोनों फोर्स मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया और फ्रिक्शन का जो फोर्स है, इन दोनों को हम कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके, फिर आज का लास्ट टॉपिक है अनबैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is not zero, then the forces are called unbalanced forces। ठीक है, मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर उन सब का रिजल्टेंट मतलब क्या नेट फोर्स अगर ज़ीरो नहीं होता है, इज इन ज़ीरो, तब हमें समझ जाना है कि जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस फोर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है, व्हेन ए ball is rolling on the ground, an unbalanced force of friction acts on it, which brings the ball to a stop after some time। ठीक है, तो जब भी एक बॉल एक ग्राउंड में रोल हो रहा है, ठीक है, मतलब इस तरफ से इस तरफ जा रहा है ग्राउंड में, तब एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस बॉल पर एक्ट करता है और इसको रोक देता है। अनबैलेंस क्यों हुआ, बिकॉज अभी बॉल जो है वो अपने आप मूव कर रहा है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जब तक हमने फोर्स दिया तब तक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन में रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन में रहा जब तक हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जब हमने फोर्स देना बंद कर दिया तो वो क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन में चला गया। रिटार्डेड मोशन मतलब क्या, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता रहा और अंत में ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। बिकॉज फ्रिक्शन जो है इसके ऑपोजिट में काम मतलब वर्क कर रहा था। ठीक है, और इसको रोक रहा था आगे बढ़ने से, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में है, आगे बढ़ने से रोक रहा था, इसलिए इसके वेलोसिटी डिक्रीज हो गया और इसलिए रुक गया। इससे हम क्या पता चल रहा है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है यहाँ पर, इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों, बिकॉज हम कोई फोर्स एग्जर्ट कर ही नहीं रहे थे। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स देते तो दोनों बैलेंस हो जाते, बैलेंस होने के बाद क्या होता, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता। अच्छा और एक बात याद रखो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर
फोर्स लगाते हैं मतलब वो एक्सेलरेशन में रहता है, लेकिन फ्रिक्शन तब भी इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। लेकिन तब भी क्यों ये रोक नहीं पाता इसको? क्योंकि इसको रोक क्यों नहीं पाता? बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होता है। ओके, या फिर कह सकते हो ये फोर्स इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेलरेट करता है ये आगे की तरफ। फ्रिक्शन का पावर कम हो जाता है इस फोर्स के सामने। लेकिन जब ये फोर्स हम देना बंद कर देते हैं तो इसको इस तरफ धकेलने वाला कोई नहीं होता, नो एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है? पावरफुल बन जाता है और ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इस तरफ जाता रहता है और ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अनबैलेंस फोर्स, मतलब जहाँ पर रेजल्टेंट ज़ीरो होगा जितने भी फोर्स एक्ट करने एक बॉडी के ऊपर, और जैसे कि फ्रिक्शन एक अनबैलेंस फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है। ठीक है, अनलेस वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तब ये रोक पाएगा। ओके, सो दिस इज टुडेज video. See you in the next video with a new term, that is inertia.